आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट नंबर 1 से लेके 5th तक जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन आज यहाँ पे कवर होगा और सोल्यूशन के साथ। ठीक है, यहाँ मीन्स क्या है, जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा सबका सॉल्व, मतलब फुली सॉल्व आपको मिलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत आपके एग्जाम में ना हो। बहुत लोग क्या करते हैं, केवल आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। जितना भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसका सोल्यूशन भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप ये जो मैं लॉन्ग वाली वीडियो बनाया था, मतलब क्या है, एक 7 मार्क्स का था और 10 मार्क्स था। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखे होंगे। जैसे कि मैं यूनिट 1 से लेके 3 तक एक वीडियो में कवर किया था और 4 और 5 एक वीडियो में कवर किया था। वहां पे केवल आपको लॉन्ग मिल रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स वाला भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन आए कोई आपको फंसे ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन बनने वाला है यूनिट नंबर फर्स्ट से, वह है व्हाट इज नॉर्मेलिटी। हम नॉर्मलिटी किसे बोलते हैं, इसकी डिफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। अगर देखा जाए तो जनरल तरीके से इसे हम कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सल्यूट। ठीक है, ये देखो वेट सल्यूट का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में, और सल्यूट का इक्विवेलेंट वेट को जब हम डिजॉल्व करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जिसे हम यल में, मतलब लीटर यहाँ पे है ना, तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम रहेगा उसे हमें लीटर में लेना है। तो एन इक्वल टू, अगर मैथमेटिकल देखा जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ये, अगर मैथमेटिकल हम इसे लिखेंगे तो ई क्यू आएगा, और एल वाकई है ही। तो आई होप आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेकंड की हम बात करें, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? ये देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब देखा जाए, प्राइमरी से मतलब होता है प्राथमिक। अब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड वही होता है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड इज वेरी प्योर सब्सटेंस यूज्ड टू मेक सोल्यूशन विथ नोन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो क्या होता है, यह एक बहुत ही प्योर सब्सटेंस होता है जो कि सोल्यूशन मतलब बनाने में हेल्प करता है, और नोन अमाउंट में ये बनने का हेल्प होता है। ठीक है, और सेकेंडरी में हमारा क्या होता है, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑफ द सब्सटेंस दैट गेट्स एग्जैक्ट अमाउंट चेक यूजिंग ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब देखो सीधा सीधा यहाँ पे यही बोला गया है कि प्राइमरी हमारा जो होता है बहुत ही प्योर होता है, और प्राइमरी की हेल्प से हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड बना सकते हैं। इसी का यूज करके, इसी का जो भी है सब वेटिंग पॉइंट वगैरह सारी चीजें हम इसी का यूज करके तब जाके हमारा सेकेंडरी सोल्यूशन बनता है। यहाँ पे लिखा गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज सबस्टेंस दैट गेट्स एग्जैक्ट अमाउंट चेकिंग यूजिंग ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके तब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब देखो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है? तो हमारा अगर देखा जाए एक्यूरेसी, एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू। अब देखो क्या है, ट्रू वैल्यू से जो आप रिजल्ट ला रहे हो वह कितना क्लोज है। जैसे कि ये ट्रू वैल्यू आपकी 5 यहाँ पे दिख रही है, और जो आपका रिजल्ट पहले आया कितना आया, वो 4 आया है, सॉरी फ्रेंड्स 1 आया है। उसके बाद सेकंड में आपकी ये तो 2 आ गया, तो उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, बाकी जो मेन आपका है वो तो 5 ही है ना। तो हम कितना क्लोज उसके गए हैं, जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसके हम कितना क्लोज गए हैं। अब हम इसी में प्रिसीजन की बात करें तो देखो प्रिसीजन क्या होता है, इट इज डिफाइन एज इट इज द रिपीटेड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। जैसे भी कोई भी आप वैल्यू अगर मेजर कर रहे हो, तो अगर आपको मैं 3 सेंटीमीटर कोई क्लॉथ दे दिया, कपड़ा दे दिया, तो आप जब बार बार इसको मेजर कर रहे हो तो 3 ही सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, ना कि 3.1 आ रहा है। तो ये क्या है, प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब रिपीटेड वैल्यू हमारी बार बार 3.1 ही आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। जैसे कोई भी चीज आप मेजर कर रहे हो और वह 3.1 सेंटीमीटर का मैं आपको दिया हूँ, आप भी जब नापने गए उसे तो 3.1 सेंटीमीटर निकला, दोबारा नापे तब भी उतना लिख रहा है, तो ये प्रिसीजन हमारा होता है। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, दीज आर दोज नंबर आर डिजिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्वेशन आर रिजल्ट। अब देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे होते हैं, या तो नंबर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट को एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। इट इज मेनली बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, या किस पे डिपेंड होता है, हमारा डेसिमल सिस्टम पे, एंड यूज टू डिफाइन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और ये क्या करते हैं, एक्यूरेसी की डिग्री भी पता करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ये 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, तो इस वीडियो में केवल आपका 2 मार्क्स का ही चलेगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स के यूनिट नंबर फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन आते थे वो मैं कवर कर दिया। अब देखो यूनिट नंबर सेकंड से 2 मार्क्स से कौन क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन एसिड एंड बेस एज पर आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी एंड लेविस थ्योरी। आपको यहाँ पे बताना है कि एसिड बेस किसे कहते हैं, और आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी एंड लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इधर मैं थ्योरी लिखा हूं, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड, लोरी थ्योरी, और इधर लेविस है। ठीक है,
अब देखो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो हमारा एसिड होता है वह H+ रिलीज करता है और बेस हमारा क्या करता है, OH- रिलीज करता है। ब्रॉन्स्टल लोरी के अकॉर्डिंग हमारा जो एसिड होता है H+ डोनेट करता है और ये बेस हमारे H+ एक्सेप्ट करेंगे, और जो लेविस हमारे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और बेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। तो आप ये वाला ग्राफ या जो भी डाटा मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अगर आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लो ताकि अच्छे से समझ सको, ठीक है, क्योंकि इतना ईजी और आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अब देखो क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। आप सभी ने टाइट्रेशन जरूर किया होगा अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो, जहाँ पे लैब वगैरह होती है। अब जब वहाँ पे आप टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो उसमें आप इंडिकेटर का यूज करते हैं ना, तो उस इंडिकेटर का रोल क्या होता था, इंडिकेटर हमारा लास्ट में जाके जब कलर चेंज होता था तो हमें क्या करता था, आइडेंटिफाई मतलब बता रहा था कि भैया आपका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। यही तो इंडिकेटर का काम था। लेकिन देखो थ्योरेटिकल क्या है, रोल ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन फॉर डिटर्मिनेशन एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर ऑफ सोल्यूशन। वही चीज लिखी गई है कि जब सोल्यूशन का कलर चेंज होता है तो हमारा डिटरमिनेंट मतलब हमें कौन बताता है, आपका इंडिकेटर ही, जो हम उसमें इंडिकेटर यूज करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इंडिकेटर इन टाइट्रेशन, ठीक है। अब देखो क्या है, मेथाइल रेड भी हो सकता है, वो जो आपका इंडिकेटर है, ये सब इंडिकेटर के एग्जांपल, मेथाइल रेड भी हो सकता है, फेनोल्फथालीन भी हो सकता है, और सारे इंडिकेटर आते हैं। बट यहाँ पे मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो आप उतना समझ लीजिए जितना आप अपने दिमाग में क्लियर रख सको, ठीक है। अब देखो अगर वो वाली डिफिनेशन नहीं क्लियर हुई होगी तो ये वाली देखो, एन इंडिकेटर इज स्पेशल सबस्टेंस दैट हेल्प अस नोन नो व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। अब देखो अगर देखा जाए तो इंडिकेटर हमारे एक ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि अब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब हमें एंड पॉइंट मिलेगा तभी तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो वही बात ये बताते हैं। अब पीएच देखा जाए तो हम पीएच किसे बोलते हैं, पीएच मीन्स होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पहले तो ये इसका फुल फॉर्म ही आप लिखोगे, पीएच इज स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एक पॉइंट ये क्लियर। पीएच इज मेजर ऑफ हाउ एसिडिक आर बेसिक है सोल्यूशन। पीएच क्या करता है, वो मेजर करता है कि हमारा सोल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या तो कितना ज्यादा बेसिक है। उसके बाद है पीएच स्केल। पीएच स्केल सभी को पता होगा कि 0 से 7 तक एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से 14 बेसिक होता है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। अब देखो इसमें क्या है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट दे आर एसिडिक इन नेचर। सबसे पहले तो क्या है, वो नेचर में एसिडिक होंगे और प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। द वर्ड प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट स्टैंड फॉर प्रोटॉन जनरेटर। और ये जो वर्ड है हमारा प्रोटोजेनिक, ये प्रोटॉन जनरेटर पर ही पूरा डिपेंड करता है। जैसे ये जनरेटर चलता है तो हमें बिजली देता है ना, तो वैसे जब ये हमें प्रोटोजेनिक जो हमारे होते हैं सॉल्वेंट, ये प्रोटॉन जनरेटर जब ये चलते हैं तो अपने अंदर से प्रोटॉन निकालते हैं। अब प्रोटोफिलिक की बात करें, दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या है, बेसिक होते हैं नेचर में। दे डू नॉट डोनेट प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते हैं। दे वर्ड प्रोटोफिलिक दे वर्ड प्रोटोफिलिक स्टैंड फॉर प्रोटॉन लवर, और ये क्या, प्रोटॉन लवर है, ठीक है। अब देखो दे आर यूज टू डिजॉल्व एसिडिक एनालाइट, और ये क्या है, एसिडिक एनालाइट में जब हमें कोई भी चीज डिजॉल्व करनी रहती है तब हम इसका यूज करते हैं। तो प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक बिल्कुल आसान था। आप इस सब क्या करोगे, रट लेना यार, जो नहीं समझ में आया उसे रट लीजिएगा, ताकि कैसे भी करके आप अपने एग्जाम में वहां पे लिख के आ ही सको, ठीक है। तो आवाज में थोड़ी हमारी इशू हो रही होगी, तो थोड़ा सा जुकाम वगैरह हुआ है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर अब हम किसे कहते हैं, ए स्पेशल सबस्टेंस दैट चेंज कलर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एन एसिड और बेस। अब देखो क्या है, जब हमारा कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब वह एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है तो उन्हें हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड बेस इंडिकेटर कौन है, जब वह एसिड और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो अपना कलर चेंज कर लेगा। उसी सबस्टेंस को हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लिटमस पेपर जैसे है, देखो टर्न रेड फॉर एसिड्स। अब देखो क्या है, अगर एसिड के लिए आप करोगे तो वह लाल में चेंज हो जाएगा। एंड ब्लू फॉर बेस। अब देखो बी से बेस, बी से ब्लू, ठीक है। बेस में जब वो जाएगा तो ब्लू कलर ले लेगा, ठीक है। अगर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो फेनोल्फथालीन वगैरह होते हैं हमारे सब इंडिकेटर। अब देखो एसडीमेट्री क्या होता है, एसडीमेट्री इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कितना ज्यादा एसिडिटी या बेसिसिटी है वो हम एसिडिमेट्री के हेल्प से ही पता कर पाते हैं। इन एसिडिमेट्री ए नोन वॉल्यूम ऑफ बेस इज पुट इनटू ए कोनिकल फ्लास्क। ये देखो एसिडिमेट्री में क्या होता है, हम लोग कोनिकल फ्लास्क में ये रखते हैं, मतलब नोन वॉल्यूम ऑफ बेस, बेस का जो हमें वॉल्यूम पता होता है उसे हम कहाँ, कोनिकल फ्लास्क में रख देते हैं। द सोल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उसके बाद अपने सोल्यूशन को हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अगेंस्ट में। अब देखो ऑफ एसिड इज टेकन इन ब्यूरेट टिल इक्विवेलेंट पॉइंट कम्स। उसके बाद ये जो एसिड होती है उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं और हम जब तक एंड पॉइंट हमें ना मिल जाए। अब देखो एसिडिमेट्री में क्या हुआ, एसिड और बेस यूज एट टाइट्रेंट इन ब्यूरेट। अब देखो टाइट्रेंट में हम लोग क्या रखेंगे, एसिड रखेंगे, और एनालाइट में हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लास्क में हमें रखना है बेस, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आपको एसिड दिख रहा होगा और नीचे बेस दिख रहा होगा, बाकी बेस आपका फ्लास्क में रखा गया था, एसिड आपका टाइट्रेंट में यहाँ रखा ही गया। आप अगर ये डायग्राम आप बना देते हैं तो 2 नंबर पूरी तरीके से आप वहां पे पा सकते हो, ठीक है। अब बाकी ये सब हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इन पे आप ध्यान ना दीजिएगा, पिछली वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे ये सब। अब देखो वाटर मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। अब देखो यूनिट 3 हमारी आ जाती है,
तो इसमें हमें बताना है कि मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं। अब देखो ये मास्किंग एजेंट मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी एजेंट हमारा है, अगर हमें उसे बचाना है, ठीक है, सोल्यूशन में अगर और भी कोई एजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है, उसे हमें बचाना होगा, तो आप क्या यूज करोगे? दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड व्हेन वी वांट कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी वन आयन इन ए मिक्सचर ऑफ मेटल आयन। अब देखो किसी भी सोल्यूशन में जब हमें क्या करना रहता है, मतलब हम मान लो ये आपका कोई सोल्यूशन है, अब हम ये बोल रहे हैं इसमें 5 आदमी प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें 5 आदमी प्रेजेंट है, तो 5 आदमी प्रेजेंट है और ऊपर से जो छठा आदमी आ रहा है वो बोल रहा है कि हम स्पेसिफिक इसी के साथ बनाएंगे, ठीक है, इसी के साथ हम अपनी दोस्ती बनाएंगे। तो जो छठा आदमी आएगा केवल इसी के साथ दोस्ती तो ऐसे तो नहीं बना पाएगा, यहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट है, वो बोलेंगे हमसे करो, वो बोलेंगे हमसे करो। तो मास्किंग एजेंट हमारा क्या होता है, इसके पहले जब हम अपने सोल्यूशन में डाल देते हैं तो इन लोग को वो कवर कर लेता है, तो हमारा बचा के ये बचे ना, तो आके हमारा इसी के साथ दोस्ती करके और निकल लेता है। और हमारा जो मास्किंग एजेंट रहता है उसका मेन रोल क्या हुआ, सभी को ये सुरक्षित कर देता है कि आप इसके कांटेक्ट ना करिएगा। दे मेनली वर्क बाय मास्किंग द अदर मेटल आयंस बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद देम। ये देखो क्या करते हैं, मास्किंग का काम करते हैं, दूसरे मेटल के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और जो तीसरा आएगा वो आसानी से उसे जुड़ सकता है। अब देखो एजी प्लस और सी यू ETC ये सब क्या होते हैं, हमारे कुछ मास्किंग एजेंट होते हैं। डी मास्किंग देखा जाए तो ये भी कुछ उसी का उल्टा होता है। दीज आर दोज एजेंट विच रिलीज द इफेक्ट ऑफ मास्किंग। जो हम लोग मास्क किए थे अपने सोल्यूशन में जो भी मिनरल आयन प्रेजेंट थे, अब उनको क्या करेगा, डी मास्क कर देगा। जो हम जाली ऊपर से उसके बनाए थे, आएगा डी मास्किंग उसे तोड़ देगा। जब तोड़ देगा सभी लोग क्या है आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो HCl है एक हमारा डी मास्किंग एजेंट जो कि Cu डबल प्लस को तोड़ सकता है। जैसे मास्किंग एजेंट हमारा Cu था ना, तो HCl को अगर हम उसी में डाल देंगे तो Cu के मास्किंग को तोड़ देगा। तो मास्किंग डी मास्किंग आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप तो है ही है नोट्स के लिए। अब देखो डिफरेंशिएट बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे मैं बात करूँ को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन हमारे क्या होते हैं। को मीन सभी को पता होगा कि साथ साथ, अब प्रेसिपिटेशन के जो साथ रहेंगे उन्हें हम बोलेंगे को प्रेसिपिटेट। को-प्रेसिपिटेशन इज ए फेनोमेनन वेयर टू आर मोर सबस्टेंस प्रेसिपिटेट टुगेदर। यहाँ पे दो या दो से अधिक सबस्टेंस क्या है आपस में प्रेसिपिटेट बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे किसी एक सोल्यूशन में, देयरफॉर रिजल्टिंग इन मिक्स्ड प्रेसिपिटेशन। उसके बाद क्या निकलेगा हमें कि मिक्स्ड प्रेसिपिटेशन बाहर निकल के आता है। अब वो पोस्ट प्रेसिपिटेशन की बात किया जाए तो इट इज ए प्रोसेस इन विच द इम्प्योरिटीज गेट एब्जॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ प्रेसिपिटेट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। अब देखो फॉर्मेशन होने के बाद जो उसमें इम्प्योरिटीज रहती है वो प्रेसिपिटेट के सरफेस पर चिपक के वो बाहर आ जाती है, ठीक है। इट्स मेनली अकर व्हेन द प्रेसिपिटेट इज अलाउड टू स्टैंड इन प्रेजेंस ऑफ मदर लिक्विड। अब जब ये निकल गया तो हम लोग क्या है मदर लिक्विड के प्रेजेंस में उसको क्या है कहीं एक जगह स्टैंड मतलब रख देंगे। अब व्हाट इज डाइजेशन एंड ओस्टवाल्ड ड्राइपनिंग। डाइजेशन और ओस्टवाल्ड ड्राइपनिंग क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। देखो डाइजेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है इन विच द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू लार्जर वन बाय अलाउइंग द प्रेसिपिटेट टू स्टैंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ मदर लिक्विड। अब ऊपर मैं क्या बोला कि मदर लिक्विड में रख के उसे कुछ समय तक के लिए उसको रख दो, लेकिन जब हम वही रख दे रहे हैं तो फिर से वह प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं लंबे पार्टिकल में, बड़े बड़े पार्टिकल में, ठीक है। तो जब पार्टिकल बड़े बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे वह क्या करेंगे फिर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे। जाहिर सी बात अभी ये छोटे छोटे हैं तो ऊपर पानी में तरेंगे, जैसे ही इसमें एकता आ जाएगी सभी लोग एक दूसरे से क्या है कनेक्ट हो जाएंगे, तुरंत ही इसका वेट जाता होगा और आ जाएंगे तुरंत फटाक से नीचे पीपीटी बना लेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, डाइजेशन। अब ओस्टवाल्ड ड्राइपनिंग की बात की जाए, इट इज ए प्रोसेस इन विच स्मॉलर पार्टिकल आर क्रिस्टल इन ए सोल्यूशन डिजॉल्व। अब देखो इसमें जो छोटे छोटे होते हैं ना उसी सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाते हैं एंड रीडिपोजिट इनटू लार्जर पार्टिकल्स। और उसके बाद क्या करेंगे लार्जर पार्टिकल के साथ और फिर रीडिपोजिट हो जाएंगे, या तो क्रिस्टल बना के फिर हमारे सोल्यूशन आके नीचे वो बढ़ जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड ड्राइपनिंग। बाकी ये दोनों डिफिनेशन जो है ये लगभग अगर देखा जाए समझने में ये दोनों सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी लिख के तो आइएगा ही एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे EDTA का आपको फार्मूला बता देना है जनरल लैंग्वेज में, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, सल्फेट टेट्रा यहाँ पे है, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक। इसका फार्मूला भी अगर आप लोग देख लो C10H16 2 एच एच क्या यहाँ पे है 16 2O8, इसका ये EDTA का फार्मूला है, ठीक है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेविमेट्री एनालिसिस का अब आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बनाना है। तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस देखो क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग द वेट ऑफ ए सबस्टेंस फाइंड आउट हाउ मच इट प्रेजेंट। अब देखो ग्रेविमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रेवी मतलब होता है मास, मास मतलब किसी का वेट हो, ट्रीमेट्री मतलब होता है एनालिसिस करना, ठीक है, मेजर करना। अब देखो क्या है, जब किसी भी सोल्यूशन में
कोई भी जो इम्प्योरिटी है या तो कोई भी आयन वगैरह तो कॉम्प्लेक्स, वो कितने उनका मास है, कितना उनका वेट है, जब हम उसे पता करते हैं तो हम बोलते हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ठीक है। इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ आयन या एलिमेंट टू इट्स प्योर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी रिएक्शन भी होता है। इसमें जो हमारे आयन या एलिमेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने प्योर फॉर्म में। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड की आपको प्रिंसिपल बता देना है, तो बिल्कुल आसान है ये। अब देखो मोहर्स मेथड क्या है, measuring the amount of chloride ion in a solution by adding silver ion until no more precipitate form। अब देखो क्या है, जो हमारा क्लोराइड आयन का था एक सोल्यूशन, उसी में हम लोग क्या है सिल्वर आयन भी ऐड कर दिए। और कब तक हम ऐड करेंगे कि कुछ नो मोर प्रेसिपिटेट फॉर्म, जब तक कोई प्रेसिपिटेट ना बन जाए, उन्हें हम बोलते हैं मोहर्स मेथड। बिल्कुल आसान है, केवल आप यही लिख के आ जाएगा, आप इजी वे में नंबर पा सकते हैं। अब हमारी आ चुकी है यूनिट नंबर 4। ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में हम बात करें एक्सप्लेन टर्म डाइक्रोमेट्री। अब देखो ये डाइक्रोमेट्री क्या होता है, इन दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप या टाइप्स इसको हम लोग डाइक्रोमेट्री में यूज करेंगे। और यह क्या है, एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम लोग किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में डाइक्रोमेट्री। अब आप लोग जब इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो बिल्कुल ये आसान ही लगेगा। इन दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान है। ठीक है। अब एक्सप्लेन टर्म ब्रोमोमेट्री। अब देखो ब्रोमोमेट्री क्या होता है, इन दिस पोटेशियम ब्रोमेट इज यूज इन ऑक्सीडाइजिंग। इसमें क्या है, पोटेशियम ब्रोमेट हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टाइप से यूज करते हैं। ये क्या है, एक एनालिटिकल टेक्निक है। यूज मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन और ब्रोमाइड आयन इन ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में ब्रोमीन या ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन कितना, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। अब प्रिंसिपल क्या होता है आयोडोमेट्री का। अब देखो ये मैं 7 मार्क्स में भी कवर किया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तो जरूर, या तो 10, 7, 2 में कहीं भी आ सकता है। आयोडोमेट्री प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ आयोडोमेट्री इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड रिड्यूसिंग एजेंट सच एज थायोसल्फेट। ये क्या करेंगे, जो हमारे होंगे ये रिएक्शन करेंगे हमारे आयोडीन के और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच, थायोसल्फेट के बीच में। ठीक है। उसके बाद हमारा जो एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर एज कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। हम लोग एंड पॉइंट जो डिटेक्ट करेंगे वो स्टार्च इंडिकेटर का यूज करके, और वहां पे जो हमारा ब्लू कलर रहेगा वो कलरलेस हो जाएगा, तब हमें पता चल जाता है कि आयोडोमेट्रिक प्रिंसिपल वो जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे बोलते हैं, एग्जांपल के साथ बताना है। दीज मॉलिक्यूल्स विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ये क्या करेंगे, अपने आप को तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लेकिन दूसरों को रिड्यूस कर देंगे, उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि फेरस थायोसल्फेट है, फेरस सल्फेट है और ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है। तो आई होप कि आपका इतना क्लियर होगा। बाकी 7 मार्क्स का तो आप बड़ी वाली वीडियो चेकआउट जरूर करिएगा, वहां पे आपका 7 मार्क्स वाला डाउट भी क्लियर होगा। अब यूनिट नंबर 5 की हम बात करें तो यूनिट 5 में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। जैसे यूनिट नंबर 5 में आपका है, यही है पूरी टॉपिक कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस ये क्या है, आप इसे क्या समझते हो। अब देखो व्हाट डू ये दीज आर दोज मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस का जब हमें केमिकल प्रॉपर्टी चेक करनी होती है तब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उस सॉल्यूशन या सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी हमें पता चल पाती है, तो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। These methods help us to detect and measure the amount of specific substance in a sample। किसी भी सैंपल में कोई हमारा जो सब्सटेंस है वह कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको भी एनालिसिस करने में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब डिफाइन ओम्स लॉ एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ किसे कहते हैं और आप लोग रेजिस्टेंस से क्या समझते हो। ओम्स लॉ देखो 10th 12th में भी आप पढ़े रहे होगे कि ओम्स लॉ हम किसे बोलते हैं। अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारा मैग्नीट्यूड था वो टोटली ओम्स लॉ पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। Ohm's law states that the electric current means I flowing through a circuit is equal to the voltage applied to the circuit। अब देखो क्या है, सर्किट में जितना ज्यादा वोल्टेज लगाया गया है उसके बराबर हमारा क्या होता है, जो भी सर्किट में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। ये हो गया डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, और क्या करेंगे उसी को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, उन्हें हम बोलते हैं ओम्स लॉ। और ये स्टेटमेंट है, बाकी यहाँ पे फार्मूला है V इक्वल टू आई आर। वी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और शायद इसको हिंदी में बोले तो विद्युत विभवांतर, हमें हिंदी नहीं पूरा क्लियर है। और आई मतलब शायद धारा होता है, रजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है ना,
तो हिंदी में अगर कोई इशू हुआ होगा तो आप लोग उसे मैनेज कर लेगा, बाकी हिंदी तो हमें इतनी नहीं पता है। बाकी देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज दैट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मटेरियल सर्किट। रेजिस्टेंस ऐसा होता है जैसे किसी भी सर्किट में अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कहीं पे अगर उससे करंट फ्लो में बाधा या रुकावट आ रही है तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसे हम ओम्स से ये डिनोट करते हैं, या तो सॉरी मेजर करते हैं इसको हम ओम से। अब यहाँ पे आपको पोलरोग्राफी का प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी, इट इज ए मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच ए सैंपल इज पुट बाय यूजिंग ए स्पेशल इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या है पोलरोग्राफी, इट इज मेथड ऑफ एनालिसिस, या भी क्या है एक एनालिसिस का मेथड होता है। इन विच ए सैंपल इज पुट बाय यूजिंग ए स्पेशल इलेक्ट्रोड, हम लोग इसमें जो सैंपल पुट करते हैं वो किसी एक स्पेशल इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही करते हैं। देन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, देन दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, उस पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे और वह करंट जो है कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आप लगाएंगे या तो रहेगा उतना ज्यादा आप करंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ करंट यूज इन पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी में अलग अलग तरीके के करंट यूज होते हैं ना, ये देखो फैराडिक करंट होता है, नॉन फैराडिक। फैराडिक करंट हमारा ये होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रोड से हमारे क्या है जो इलेक्ट्रोड से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे। नॉन फेराडिक में हमारा क्या होता है, नॉट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोई बात नहीं होती, जैसे कि कैपेसिटिव करंट होता है ना। अब देखो ये कैपेसिटिव करंट क्या होता है, ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड डबल लेयर। अब जब ये इलेक्ट्रोड पे हमारा डबल लेयर आ जाता है तो वह क्या है, चार्जिंग भी होता है और डिस्चार्जिंग होता है, उसकी वजह से हमारा कैपेसिटिव करंट भी जनरेट होता है, और वो हमारे होते हैं नॉन फेराडिक करंट में, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम सुटिक्स वाली वीडियो में। इसके बाद आपका सुटिक्स का पेपर है ना, तो मैं सुटिक्स से सारी चीजें भी बना के रख लिया हूँ, तो जल्दी जैसे सुटिक्स का एग्जाम आता है मैं तुरंत वीडियो अपलोड फटाफट करते रहूंगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके बाद मैं आपको एक अपलोड करूंगा गेस्ट पेपर, तो वो गेस्ट पेपर देखना आप लोग ना भूलें, और जल्द ही मैं गेस्ट पेपर भी कर दूंगा, ताकि वहां से आपको एनालाइज हो सके कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, ये सारी चीजें मैं वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं गेस्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।